उसने जिस बेरहमी से बुजुर्ग आर्मी की हत्या की, उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट करके नदी में बहा दिए। जब पकड़ा गया तो उसे एक ऐसी जेल में ले जाया गया जिसके चारों ओर की दीवारें थी 7 फीट मोटी कंक्रीट की। वहां वह सुरंग बनाकर भागने का प्लान बनाया। महीनों की मेहनत के बाद पता चला कि यह प्लान फेल है। नए प्लान पर जाने से पहले एक और प्रिजनर को अपने साथ मिलाया। इसके बाद जो भी हुआ जेलर के सोच के परे था। जनवरी साल 2015 यूएस के पूर्व में मौजूद है दुनिया की मोस्ट नोटेरियस जेल। नाम है क्लिंटन करेक्शनल फैसिलिटी। ये जगह कभी पागल खाने हुआ करती थी। वहाँ के प्रिजनर का कहना होता था कि कभी कभी ऐसा लगता था कि ये अभी भी पागल खाने में ही हैं। अपने साथी कैदियों की चीखों के बीच रात में सोना बहुत मुश्किल होता था, मगर कैदियों के लिए बेहतर यही होता है कि वे इसकी आदत डाल लें। जेल 30 फीट ऊंची 7 टन मोटी कंक्रीट पैरामीटर की दीवार से घिरी हुई है। यदि जेल के लोकेशन के बारे में बात करें तो ये एक सीधे पहाड़ी के बेड रॉक पर बनी है। इसी वजह से कोई भी कैदी बाहर भागने के लिए सुरंग नहीं बना सकता था। ऐसा वह तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास जैक हैमर न हो। इसका यह स्ट्रक्चर इसे भले ही दुनिया का सबसे सेफ जेल बनाता है, पर फिर भी हर चीज की एक कमजोर कड़ी होती है, जिसे बाहर लाएगा रिचर्ड मैट नाम का एक अपराधी। रिचर्ड मैट एक बेरहम हत्यारा। दरअसल आज से लगभग 18 साल पहले ईयर 1997 में 76 वर्ष की विलियम रिकर्सन नामक शख्स का अपहरण किया। किडनैपिंग का सिर्फ एक ही मकसद था, पैसे की लूटपाट करना। किडनैपिंग के बाद लगभग 27 घंटों तक गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी के अंदर से ही विलियम से पैसे की मांग की। शुरुआती कुछ घंटों में लगा कि प्रताड़ित करने के बाद ये पैसा दे देगा, मगर जब इस तरह की चीजें 27 घंटों तक चलती रही, वह एक भी पैसा देने को रेडी नहीं हुआ, तो मैट फ्रस्ट्रेशन में आकर उसका गर्दन ही तोड़ दिया। हेक्सास का यूज करके उसके शरीर के कई टुकड़े किए। जैसे ही गाड़ी पहुंची नियाग्रा नदी के पास, सभी टुकड़े वहीं पर फेंक दिए। इस अपराध के बाद कुछ समय तक तो बचा रहा, पर जल्द ही उसने एक दूसरी हत्या की। इस बार बचने के लिए मैक्सिको भाग गया। वहां ज्यादा समय तक छुप नहीं पाया। साल 2008 में पकड़ा गया। अब तक सजा काटते हुए 7 ईयर्स हो चुके थे। इस बीच जब भी मौका मिला कई बार भागने का प्रयास किया था। उसका ये भी कहना था कि वह चाहे तो भागने में सफल हो सकता है, क्योंकि उसे इस चीज की अच्छी तरह समझ थी कि वह किसे मैनिपुलेट करके उसे अपने काम के लिए यूज में ले सकता है। उसका यही कॉन्फिडेंस सामने वाले बंदे से जो चाहे जेल के अंदर मंगवा सकता था। इसी तरीके का इस्तेमाल करके उसने पहला जेल ब्रेक किया था एक काउंटी जेल में, मगर क्लिंटन करेक्शनल फैसिलिटी जेल में रहकर ऐसा कुछ करना पॉसिबल नहीं है। जल्दी एहसास हुआ कि यदि यहाँ से भी भागना है तो उसे एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिस पर वह पूरा भरोसा कर सके। जल्द ही उसकी मुलाकात हुई डेविड स्वेट नामक कैदी से, जिस पर भरोसा कर सकता था। डेविड स्वेट ने आज से 12 साल पहले डिप्टी शेरिफ की हत्या कर दी थी। ये क्राइम करने से पहले यानी 12 साल पहले वह बाहरी दुनिया में ही था। बचपन से ही नए नए चीज करने का शौक था। जब जेल में आया तो यहाँ लकड़ी के दुकान पर कुछ वैल्यूएबल स्किल सीखे। एक इलेक्ट्रीशियन के हेल्पर के रूप में काम करने लगा। रिचर्ड का डेविड से मिलने का एक ही रीजन था, इन दोनों का सेल ब्लॉक था बगल में ही। यहीं से डेविड को पता चला रिचर्ड को पेंटिंग बनाने का शौक है। दोस्ती तब शुरू हुई जब डेविड ने रिचर्ड के बनाए हुए पेंटिंग को देखा, उसकी बहुत प्रशंसा की। तभी से दोनों लोग एक साथ मिलकर बहुत सारी पेंटिंग बनाना शुरू कर दिए। डिस्कशन इतना आगे बढ़ गया, प्लान शुरू हुआ जेल से भागने का। फरवरी साल 2015 से ही जेल के सबसे वीक पॉइंट की तलाश शुरू कर दिए। भागने के रास्ते का पहला पड़ाव होगा खुद इनके सेल का दरवाजा। सबसे पहले इन्हें दरवाजे को हटाना होगा। दरवाजा खोलने में कामयाब हुए तो आसानी से इंडस्ट्री आर्ट में पहुंच जाएंगे। सामने होगा बड़ा सा सेल डोर। यदि इसे पार कर गए तो समझो आधा काम हो गया। पर इस जेल के इतने बड़े दीवार को पार करते समय इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वाल टावर। इतने बड़े जेल के वाल को पार करते समय इनकी सबसे बड़ी समस्या होगी टावर गार्ड। अभी के लिए सिर्फ इतना सोचा गया, भागेंगे तब जब प्रिजन टावर पर गार्ड न हो। प्लान तो बढ़िया था, अब बारी थी इस पर काम करने की। सबसे पहले सेल के लॉक डोर को ओपन करना होगा। इसके लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी पेचकस बिट की जरूरत पड़ेगी। पहली समस्या यहीं से शुरू हुई, क्योंकि सेल में रहते हुए इस तरह के टूल्स इन्हें कहां से मिलेंगे। अब एक ऐसे शख्स को ढूंढना है जो इन्हें इस तरह के टूल्स लाकर दे। इन्होंने जल्द ही सोच लिया कि इस तरह के टूल्स हमें टेलर की दुकान पर मिल जाएंगे। रिचर्ड को पता है कि किस सिविलियन सुपरवाइजर को मैनिपुलेट किया जा सकता है इस काम के लिए। यह है एक लेडी सुपरवाइजर
जैसा कि डेविड पिछले 12 सालों से इस जेल में था, जिससे मिचेल से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे, दोनों फिजिकल रिलेशन में थे। रिचर्ड ने इसी का फायदा उठाया। डेविड को कहा कि मिचेल से जाकर कहो हमारे लिए एलईडी लाइट वाले 2 चश्मे लाए, ताकि हम रात को भी पेंटिंग कर सकें। यहीं से ब्लैकमेलिंग शुरू हुई। स्टार्टिंग में मिचेल से सिर्फ वही चीजें मंगाई गई जिससे उसे जरा भी शक न हो कि ये लोग भागने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त के साथ सब कुछ जानने के बाद भी मिचेल कब उन्हें भगाने के प्लान में शामिल हो गई उसे भी कुछ पता नहीं। वे जो भी मंगाते वह सब कुछ लाकर देने लगी। रिचर्ड का प्लान लॉक डोर का चाबी बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसा स्क्रू तैयार करना था जिससे लॉक को ही पूरी तरह ओपन किया जा सके। स्क्रू का डिजाइन चुराने के लिए गीली मिट्टी मंगाई। इस तरह कागज के टुकड़े पर स्क्रू का आकार तैयार हो चुका था। स्क्रू का साइज पता होते ही टेलर शॉप में पहुंचे, वहां से एक स्क्रू चुरा लिए। पर इसके बाद समस्या ये है, सेल में जाने से पहले सभी कैदियों को मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है। रिचर्ड ने स्क्रू को हेडफोन के खोखले हिस्से में छुपा दिया। इस तरह सेल में आया, स्क्रू को डेविड को दे दिया। इस तरह सेल डोर लॉक खोलने की कोशिश शुरू हुई। थोड़ी कोशिश के बाद पता चला कि यह काम नहीं कर रहा। अब बारी थी प्लान बी की, क्योंकि इन्हें पहले ही पता था कि अगर यह प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हमें आगे करना क्या होगा। बिस्तर के पीछे यानी इनके सेल के पीछे एक वेंट है जो कैटलॉग की ओर जाता है। कैटलॉग मीन्स सेल के पीछे का एरिया। यदि टनल तक पहुंचना है तो बिस्तर के नीचे बने कैटलॉग को काटना होगा। रिचर्ड मैट एक जीनियस था, इसलिए जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था वही, सब कुछ सोचता था वही, जबकि डेविड वही कर रहा था जो कह रहा था रिचर्ड। प्लान बी को डेविड के साथ डिस्कस किया तो इस नए तरीके से इम्प्रेस हुआ, पर जब ये कहा कि बाहर निकलने के लिए कैटवॉक को काटना होगा, इसके लिए जरूरत पड़ेगी हेक्सास ब्लेड की। क्या मिचेल से हेक्सास ब्लेड लाने के लिए कह सकते हो? डेविड पूरी तरह श्योर नहीं था, पर कहा कि मैं एक बार कोशिश करता हूँ। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मिचेल एक लोकल वॉलमार्ट स्टोर से हेक्सास ब्लेड खरीद कर लाई। इसके बाद समस्या तो ये है कि मेटल डिटेक्टर से बचकर इसे किस तरह टेलर की शॉप तक ले जाया जाए। रिचर्ड तो मैनिपुलेटर तो था ही, उसे पता है ये काम कैसे पूरा होगा। इस काम के लिए एक करेक्शनल ऑफिसर को चुना। रिचर्ड उसे वर्षों से जानता था। वह उसे अपने दोस्ती का भरोसा दिलाया। इस तरह मैनिपुलेट किया, उसे लगने लगा ये मेरा बहुत खास दोस्त है, इसके लिए तो इतना कर सकता हूँ। वह खुद हेक्सास ब्लेड को उसके सेल में पहुँचाने में मदद किया। समय के साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट सेल के अंदर लाने में कामयाब हुआ। कटिंग के टाइम हाथ में चोट न आए, बचने के लिए ब्लेड को कपड़े से कवर कर देता था। कैटवॉक को काटते समय पता चला लोहे के छोटे छोटे पार्ट फर्श पर गिर रहे हैं। ये इतने बारीक होते थे कि हाथ से उठाना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हेडफोन का मैग्नेट बाहर निकाला गया। काम पूरा करने के बाद इसी मैग्नेट की हेल्प से सभी टुकड़े को इकट्ठा कर लिया जाता। कटिंग के टाइम काफी वाइब्रेशन होता था, चारपाई हिलने लगती थी। इससे बचने के लिए चारपाई के सभी लेग को कपड़े से कवर कर दिया। कम समय मिलने की वजह से सिर्फ 2 इंच काट पाते थे पूरे दिन में। ये काम इंटरटेनमेंट के दौरान किया जाता ताकि बाहर इसकी आवाजें न जाएं। ऐसा वक्त सिर्फ शाम को मिलता था। हर समय उस टाइम का इंतजार करते थे जब सामने टीवी चलती थी। जैसे ही शोर शराबा शुरू होता, ये दोनों भी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह 3 सप्ताह का समय गुजर गया। कैटवॉक के पूरी तरह कटने के बाद अब बारी थी बाहर निकलने के रास्ते का पता लगाया जाए। कैटवॉक के अंदर जाने से पहले बिस्तर पर एक डमी तैयार किया। यदि गलती से कोई गार्ड यहाँ आए तो उन्हें ऐसा लगे कि वह सो रहा है। जब अंदर गया तो बिस्तर को कैटवॉक की तरफ कर दिया ताकि सुराख दिखे न। रिचर्ड को अंदर जाने के साथ साथ पोटेंशियल सिक्योरिटी राउंड पर भी नजर रखनी थी, क्योंकि इनका एक टाइम फिक्स है जब गार्ड चेकिंग के लिए आते हैं। अंदर जाते ही सामने कुछ नहीं दिखा, पूरा अंधेरा था। उजाले के लिए उसने इस्तेमाल किया एलईडी वाला चश्मा जिसे जॉयस दी थी। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अंदर टनल जैसे जगह में एक भी डोर लॉक नहीं थे, ना ही था गेट। कई घंटों तक सुरंग में समय बिताया गया। जैसे ही वक्त हुआ गिनती का, जल्दी से सेल में वापस आया कि इससे पहले कोई नोटिस न कर ले कि ये गायब हैं। बाहर आते ही बगल में गर्म प्लेट पर पानी थी। जल्दी से हाथ तथा चेहरा धोया, शर्ट बदली। कोई भी सबूत रहने नहीं देना चाहता। अगली सुबह जब दर्जी के दुकान के सामने गया, वहाँ से कुछ ही मीटर दूरी पर दिखा एक पावर प्लांट। उन्हें उम्मीद है हो न हो वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई अंडरग्राउंड पाइप होगी। अगर वह पाइप मिल जाए तो हम भाग सकते हैं। शाम होते ही आज फिर से अंदर गया। बाहर निकलने वाले टनल की तलाश करने लगा। हर रोज बिना नक्शे के बाहर निकलने के रास्ते की खोज करता रहता। अंदर जाने पर टनल एक भूल भुलैया की तरह
दिखता था। रात रात भर हर तरह के रास्ते की तलाश किया। इस तरह के टनल में जो भी होता है सब दिखा, नालियां, पाइप, पर यहाँ उसे ऐसे टनल की तलाश है जो पावर प्लांट तक ले जाए। अगले दिन 2 बड़े भाप पाइप मिले। एक थी भाप के बाहर जाने वाली पाइप तो दूसरी थी अंदर आने वाली। काफी लंबी खोज के बाद पहुंचा एक ईंट की दीवार के पास। उसी दीवार से गुजर रही थी 2 पाइप्स। उसे पूरा उम्मीद है ये पाइप्स जाती होंगी जेल से बाहर, क्योंकि सामने जिस तरह की दीवार दिख रही थी हो न हो ये थी जेल के चारों ओर फैली हुई दीवार। पाइप का साइज काफी बड़ा था, जिसके अंदर से एक इंसान आसानी से जा सकता था। डेविड का प्लान है इसमें एक बड़ा सुराख किया जाए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हुए तो आसानी से इस पाइप के माध्यम से बाहर चले जाएंगे। ये काम बहुत हार्ड था, रात को बहुत कम समय मिलता था, फिर भी काम पर लगे रहे। महीनों तक लगातार कड़ी मेहनत की। एक रात डेविड को सुरंग में एक बड़ा झटका लगा, जब पैर में ठोकर लगा किसी चीज से। नजर नीचे घुमाए तो ये कुछ और नहीं बल्कि थे कंट्रैक्टर के टूल बॉक्स। उसके अंदर सभी आउटसाइड टूल्स थे। अभी जो भी टूल्स मिले थे दीवार तोड़ना शुरू किया, क्योंकि पाइप काटने का प्लान तो कब का कैंसिल कर दिया था, ये सोचकर कि ये गैस पाइप है, हल्का भी गैस लीक हुआ तो पकड़े जाएंगे। इस तरह अभी के लिए दीवार में सुरंग बनाना ही सही रास्ता था। टूल बॉक्स में सभी तरह के टूल्स अवेलेबल थे। महीनों की मेहनत के बाद जब दीवार में सुरंग बनाकर कंप्लीट किया, पता चला ये जेल का पैरामीटर वाल है ही नहीं, ये तो जेल के अंदर का कोई दूसरा ही दीवार है। सारी मेहनत बेकार चली गई। इसके बाद से दोनों डिप्रेशन में रहने लगे, क्योंकि अब प्लान बी भी फेल हो चुका था। ये इतने आसानी से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। डेविड एक बार फिर अंदर जाने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि उस टूल बॉक्स में कुछ ऐसा भी है जिससे कोई दूसरा रास्ता बन जाए। जबकि दूसरी तरफ रिचर्ड बाहर रहकर गार्ड पर नजर रखता था। इस बार भी बहुत सी चीजें मिली। उन्हीं में एक है ड्रिल, पर सिर्फ ड्रिल से ही कुछ नहीं हो सकता। यदि कहीं भी सुराख करना है तो इसके लिए एक बिट चाहिए। बिना बिट के ड्रिल किसी काम का नहीं था। अगली खोज में जल्द ही पैरामीटर की दीवार तक पहुंच गए, पर इसे तोड़ना आसान नहीं था, क्योंकि ये 7 फीट मोटी कंक्रीट की स्लैब थी। इस बार 7 फीट मोटी कंक्रीट के दीवार को तोड़ने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। ड्रिल को यूज में लेने के लिए सीमेंट बिट्स तथा स्टील पंच चाहिए होंगे। इस काम के लिए मिचेल से मदद ली गई। उससे ये भी कहा गया कि अब हम जल्द ही यहाँ से भागने वाले हैं, तुम बाहर एक व्हीकल का इंतजाम करो। 27 अप्रैल की रात जैसे ही सीमेंट बिट्स तथा स्टील पंच लेकर पहुंचा दीवार के पास, पता चला कि टूल बॉक्स ही यहाँ से गायब है। इस तरह एक बार फिर से सारा प्लान फेल हो गया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। हर बार वहां आते थे पर टूल बॉक्स एक बार भी नहीं मिला। इसी समय डेविड ने गैस पाइप पर हाथ रखा। जैसा कि वो महीनों से यहाँ पर आ रहा था, उसने हर बार नोटिस किया था कि पाइप गर्म रहता था, पर आज बिल्कुल ठंडा था। इसका मतलब था कि गैस सप्लाई बंद है। यह देख एक नया प्लान आया। सोचा क्यों न पाइप के मीडियम से ही भागा जाए। इस समय उसके पास हेक्सास ब्लेड था। काटना शुरू किया। फाइनली 5 मई को अंदर जाने जितना एक बड़ा सुराख बनाने में कामयाब हुआ। पाइप से निकलकर जब पहुंचा दूसरे छोर पर, तो ऊपर कई मैन होल कवर दिखे। ये मैन होल कवर थे रोड के बीच। बाहर आते ही सामने सड़क दिखी। भागने के लिए सबसे अच्छा मौका है, पर जो इन्हें यहाँ से दूर ले जाने में मदद करेगी, जोयस, वह नहीं आई है। इसलिए देरी किए बगैर 5:30 बजे से पहले ही सेल में वापस आ गया, क्योंकि इसके बाद प्रिजनर को काउंट किया जाता था। सुबह भागने की सारी प्लानिंग हो गई। डेविड गर्लफ्रेंड को भी बता दिया कि तुम्हें कब कार से बाहर इंतजार करना होगा। 6 जून की रात 10:15 बजे स्वेटर तथा तरह तरह चीजों की मदद से एक पुतला तैयार किया गया। यदि काउंटिंग से पहले ही कोई गार्ड यहाँ आए तो उन्हें लगे कि ये सो रहे हैं। सेल के पीछे से बाहर निकले। पाइप के नीचे ईंट की दीवार से गुजरते हुए कटे हुए स्टीम पाइप तक पहुँचे। यहाँ आगे डेविड था तो पीछे रिचर्ड। पाइप के थोड़े ही अंदर गए होंगे, रिचर्ड को क्लास्ट्रोफोबिक होने लगा। क्लास्ट्रोफोबिक में एक इंसान को छोटी जगहें पसंद नहीं होती। ऐसी जगहों में उन्हें घबराहट फील होती है। मदद के लिए जैसे ही चिल्लाया, डेविड ने एक चादर फेंकी। उसी के माध्यम से खींचकर बाहर लाए। 11:15 बजे तक दोनों मैन होल से बाहर आ चुके थे, पर इन्हें लेने के लिए ब्लैक जीप दिखी नहीं। जल्दी से अंदर चले गए। अभी के लिए यही सोच रहे हैं कि हमें कुछ मिनट और इंतजार करना चाहिए, शायद आने में देरी हो रही हो। मिडनाइट को एक बार फिर बाहर निकले। अब तक सब्र का बांध टूट चुका था। डेविड
यही सोच रहा था कि मिचेल आई क्यों नहीं, वह मुझे धोखा नहीं दे सकती। इसमें सच्चाई भी थी। दरअसल इन दोनों के भागने के प्लान में शामिल होने के बाद वह इतना घबरा गई। जब यहाँ आने की बारी आई तो उसे पैनिक अटैक आया। इस समय उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अभी बिना कार के ही वहाँ से दूर भागे। जल्द ही पहुँचे पास के पहाड़ी के पास। जाते समय इनकी निगाहें थी सिर्फ मिचेल पर, मगर वह कहीं नहीं दिखी। 6 जून की सुबह जब कंफर्म हुआ कि 2 कैदी भाग चुके हैं, न्यूयॉर्क राज्य के पूरे अपस्टेट रीजन में दहशत का माहौल फैल गया। खबरें चलने लगी कि 2 खतरनाक हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। सैकड़ों पुलिस दोनों को ढूंढने में लग गई, पर ये इतने आसानी से हाथ लगने वाले नहीं थे। वक्त गुजरता रहा। ये इसी तरह 1, 2, 3 दिन गायब नहीं रहे, बल्कि 21 दिनों तक इनकी कोई खबर नहीं मिली। आज रिचर्ड का भागा भागी का खेल खत्म होने वाला था। जब वह पहुंचा एक हंटिंग केबिन के पास, वहां उसे एक गन मिला। इसी बीच दिखाई पड़ा एक पुलिस ऑफिसर। बचने के लिए जैसे ही शूट किया, पता चला गोली है ही नहीं। इसके बाद ऑफिसर ने कोई गलती नहीं की, शूट कर दिया। गोली हार्ट के पास लगी, वहीं डेथ हो गई। डेविड की भी खोज जारी थी। 2 दिन बाद 28 जून को खबर मिली कि डेविड को कनेडियन बॉर्डर पर देखा गया है। जल्द ही पुलिस पहुंची। सरेंडर करने के लिए आवाजें लगाई गई, पर वह रुकने को तैयार नहीं है। एक राउंड गोली चलाई जो उसके धड़ के ऊपर लगी, पर फिर भी रुका नहीं। लड़खड़ाता हुआ भागने की कोशिश किया, मगर दूसरे राउंड में गिर पड़ा। उस वक्त इलाज के लिए बैकअप था, इसलिए 2 गोली लगने के बाद भी डेविड को जीवित पकड़ लिया गया था। जेल के वे 2 ऑफिसर्स जिन्होंने इनकी भागने में मदद की थी, 4 साल से अधिक की सजा हुई। दूसरा था जिम पामर, जिसने रिचर्ड के बहकावे में आकर हेक्सास ब्लेड को अंदर ले जाने की परमिशन दी थी। उसे 6 साल की जेल हुई, जबकि जुर्माना देना पड़ा $5000, जो उस समय की इंडियन रुपीज में होगा लगभग $3,30,000 से भी अधिक।